हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की सबसे खास बात ये होगी कि हम लोग सभी क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एकदम बात करेंगे। वन लाइनर नहीं होगा, केवल मैंने 3 विकल्पों को हटा दिया है जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बचे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसी के साथ, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है। तो एक पहला नंबर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका विवाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो हल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात है तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय में इनके लिए कोई प्रावधान तो होना नहीं चाहिए। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं, 33+1। कितने हो गए, 33+1। तो 33 क्या है, न्यायाधीश हैं, और एक क्या हो जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बहुत बड़ा वाला रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारा भी होता है कि एक और अच्छा से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक नहीं मिलता है या फिर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है, कि इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। उसके बाद फिर जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप लोगों के लिए ही लाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो यहाँ पे बात कर रहा है अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो संविधान को पारित कब किया गया, संविधान को पारित किया गया था संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, लेकिन इसे अंतिम रूप से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको अंतिम रूप से लागू किया गया था। जब पारित करने की बात आएगी तो 1949 हो जाएगा, लेकिन जब लागू करने की बात हो जाएगी तो वहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था पूर्ण रूप से, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात आई यहाँ पे संविधान सभा के बारे में, बात आई तो संविधान सभा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 299 सदस्य इसमें शामिल थे। तो संविधान सभा में 299 सदस्य शामिल थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होता है संविधान सभा के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो क्या होता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे, तो यहाँ पे हम बता देंगे। प्रारूप समिति के में कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे, 6+1। तो क्या 1 कौन है, 1 एक अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके क्या थे, तो B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन से हमारी इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो पहली बार राष्ट्रीय काल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई। रीज़न क्या था, रीज़न भी जान लीजिए। तो रीज़न ये था कि यहाँ पे चाइना ने युद्ध कर दिया, चाइना ने वार छेड़ दिया था भारत के खिलाफ। तो चाइना ने वार छेड़ दिया, आपातकाल इसीलिए लागू किया था। आपातकाल लागू किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता था, आर्टिकल 252 के तहत आपातकाल लागू किया गया था। देखिए आपातकाल कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे सबसे पहली बात एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं, आपातकाल कितने प्रकार का होता है। तो आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो आपातकाल होता है भैया 3 प्रकार का। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बाद होता है राज्यपाल शासन की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, मतलब संविधान
अगर किसी राज्य में संविधान के प्रारूप के अनुरूप नहीं चल रहा है तो उसके लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। एक आपातकाल उससे संवैधानिक आपात उसे कह सकते हैं एक शब्द में। तो एक होता है संवैधानिक आपातकाल और एक होता है वित्त आपातकाल। अब तीनों टर्म्स को आप लोगों को समझना है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें शामिल है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई 352 में, ठीक है। और उसके बाद वित्त आपात की बात करें तो किसमें शामिल है? तो 360 के अंतर्गत आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्त आपातकाल की बात की गई है। उसके बाद अगर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक आपातकाल कह सकते हैं, तो इसकी चर्चा किसमें की गई है? 356 में, ठीक है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो उसके बाद हम इसको और थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। फिलहाल अभी आप लोगों के इतने राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो सबसे पहले 1962 में लागू हुआ। उसका फिर एक होता है संवैधानिक आपातकाल कह सकते हैं जो राज्यों में लागू होता है, राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं लोकप्रिय रूप में। उसके बाद आता है वित्त आपातकाल जो 360 के अंतर्गत जानते हैं। और पहली बार यहाँ पे देखा है 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 2 बार और लगा था। और कब लगा था? 1971 में एक बार लगा था। उसके बाद कब लगा था? तो 1971 के बाद 1975 में भी लगा था। तो कितनी बार? 3 बार हो गए। एक बार और लगा था, भारत पाकिस्तान युद्ध और हुआ था। कब हुआ था? 1999। तो कितनी बार? 4 बार लगा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भैया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब अस्थायी अध्यक्ष से इसका मतलब यह है कि कोई अस्थायी अध्यक्ष भी रहा होगा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अगर पहले पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, अब अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष या फिर पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इनका क्या होता? भैया पहले जब संविधान सभा गठित हुई तो इसमें हुआ कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है? तो तत्काल प्रभाव से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको बना दिया गया आपातकाल के लिए, मतलब तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष इनको नामित कर दिया गया। किस डेट को? तो 11 तारीख को इनको बनाया गया। लेकिन उसके बाद 13 तारीख को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 13 तारीख को बना दिया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो किस में हो जाएगा? 143। अब देखिए आता क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल आपके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं पूछे जाते, लेकिन आजकल के जो ट्रेंड है क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का आर्टिकल 143, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये हो जाए क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अगर वो परामर्श देता है तो उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य है? तो भैया वो बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। तो बाध्य नहीं है। तो अगर जो निर्णय देता है उसको मानने के लिए, जो सलाह देता है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सलाहकारी ही होती है। जो परामर्श मांगता है तो एक तरह से सलाह होता है। सलाह तो भाई कोई भी दे सकता है जैसे हम मांगें, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य हम हैं नहीं है। इसे नॉर्मल व्यू में अगर हम लोग समझे तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की बातें हुई कि भैया जैसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं, अगर आपसे कोई सलाह मांगता है तो आप देने के लिए बाध्य हैं? तो जी नहीं भैया, ये सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। हाँ, बाध्यता एक टर्म पे आ जाता है अगर कोई संविधान से जुड़ा हुआ प्रावधान है तो उससे जुड़ा अगर कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है तब वो एक तरीके से बाध्य हो जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को भैया संविधान का क्या माना जाता है? रक्षक माना जाता है। तो संविधान का रक्षक अगर उससे पूछा जाएगा भैया संविधान के बारे में तो इसको बताना पड़ेगा, तो बिल्कुल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है?
भैया अगला है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। तो कौन सी शक्ति देता है, तो भैया यहाँ पे शक्ति क्या होगा, संविधान संशोधन की शक्ति देता है। तो संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अब देखो भैया यहाँ पे आ गया संविधान संशोधन टर्म। तो संविधान संशोधन भैया कितने तरीके के हो सकता है संविधान में, तो भैया संविधान संशोधन कितने तरीके का हो सकता है, तो हो सकता है भैया 3 तरीके का। ठीक है, अब पहली बात करते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, जिसे हम लोग नॉर्मली संविधान संशोधन नहीं मानते। क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से इसे संविधान संशोधन वैसे नहीं माना जाता। जैसे कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा संविधान बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, मतलब अगर कोई नॉर्मल से प्रावधान करने तो उसको साधारण बहुमत से हम आराम से ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भैया विशेष बहुमत से। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भैया विशेष बहुमत से। अब देखो ये साधारण तो हो गया, विशेष क्या हो गया, अब भैया विशेष ये हुआ, हाँ विशेष भैया यहाँ पे ए हो गया, विशेष यहाँ पे ए हो गया कि यहाँ पे जो संविधान संशोधन होगा उसमें कितने सदस्य चाहिए होंगे, कुल सदस्य का आधा। कितना होना चाहिए, कुल सदस्य का आधा, तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, और जो वोट कर रहे हैं उनको कितने होने चाहिए, वोट करने वाले 3/4 होने चाहिए। कितने, अब देखो सॉरी 3/4 नहीं 2/3, सॉरी। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, तो 2/3 होने चाहिए भैया। किसमें, संविधान संशोधन के बहुमत में 2/3 सदस्य विशेष वाले में होने चाहिए। विशेष में कितने होने चाहिए, तो 2/3 होने चाहिए। और क्या, कुल सदस्य का आधा। तो आधा हो गया कुल सदस्य का, और विशेष बहुमत के तहत कितना होना चाहिए, आधा प्लस 2/3 बहुमत। कम से कम अगर आपके 2/3 बहुमत पूरे हो जाते हैं, आधे सदस्य कुल के नहीं है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला है भैया क्या, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत का प्रावधान आपने समझ लिया, और कम से कम उसमें आधे राज्य भी शामिल हो जाएं तो वैसे संशोधनों के लिए भैया क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे होते हैं प्रावधान संविधान में जिसके लिए आधे राज्य कम से कम भैया ज़रूरी होते हैं। मान लो आप हमारे देश के भौगोलिक स्थिति में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ऐसा हो रहा है कुछ, भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य नहीं कि किसी सीमा का विवाद सुलझाना है, वो तो संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। लेकिन अगर आधे से ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत पड़ी, विशेष बहुमत का मतलब ये हो सकता है कि जिससे हमारे देश की सांस्कृतिक स्थिति को थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, या फिर संविधान का कुछ ऐसा प्रावधान है जो पूरे देश पे आपको लागू करना है, जबकि वो लागू करने के लिए पूरे देश में हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, और जैसे जुडिशरी से आपको कोई संशोधन करना, क्या होगा, आप ऐसे मुँह उठा के लागू कर देंगे, नहीं, आधे राज्यों की सहमति भी आपको आवश्यक है। आधे राज्यों की सहमति आप पूछेंगे भैया यहाँ पे तो विशेष वाले में वैसे ही 2/3 बहुमत प्लस आधे की ज़रूरत पड़ गई। नहीं भैया, आधा इसलिए हो गया कि कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि उनकी भी तो स्थिति को हमें देखना होगा। मैक्सिमम राज्य तो बहुत छोटे हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए उतने सांसद तो भेज नहीं पाते। तो भैया आधे राज्यों की जहाँ बात हो सकती है 3-4 राज्य ऐसे हों, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट का शासन, अभी बीजेपी है सत्ता में। अब बीजेपी ने कहा नहीं भैया अब हम तुम अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी करेंगे, तो बीजेपी ने मनमानी किया। और राजस्थान में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसने सपोर्ट नहीं किया, पंजाब ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसे कुछ और राज्यों ने सपोर्ट नहीं किया। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो लाए हैं बढ़िया सा लोक लुभावन विचारधारा अपनी, वो तो धरी की धरी रह जाएगी अगर आधे राज्यों का सपोर्ट ना मिला। उधर नॉर्थ ईस्ट आपका पसंद ना कर रहा हो तो उसकी तो वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ प्रावधान लाए हो, तब नॉर्थ ईस्ट के लिए तो कुछ अच्छा हो गया ना, इसीलिए किया गया है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आ रहा हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। तो चूँकि टॉपिक बड़ा है तो एक चीज़ को अगर मैं शॉर्ट में निकालता हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इरर हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। भैया किसको, मूल कर्तव्य। अब आ गया है मूल कर्तव्य टर्म। तो मूल कर्तव्य शामिल कब किया गया था, पहला क्वेश्चन
ठीक है। दूसरा नंबर क्या आप कह रहा है, किसकी अनुशंसा पे की गई थी, किस समिति के, तो दे दिया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। सरदार सिंह समिति की अनुशंसा पर तो शामिल कर लिया गया। अब भैया शामिल कब किया गया, शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन। कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था भैया, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब अनुशंसा की थी तो उसमें कई मूल कर्तव्य गिनाए, उसके बाद फाइनल उनके में से कितना किया गया, 8 को किया गया। अब भैया 8 को किया गया तो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं कितने, तो भैया वर्तमान में मूल कर्तव्य आपके कितने हैं, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11। अब आप कहोगे भैया जब उनका 8 शामिल किया गया तो 11 क्या कर रहे हैं भैया, 11 ऐसे कर रहे हैं, 8 उन्होंने किया था, 2 इंदिरा जी को पसंद आ गए और बाद में 1 अटल जी को पसंद आ गए। तो कितने हो गए टोटल भैया, 8 3 11। तो हो गए कितने मूल कर्तव्य, तो भैया हो गए 11। तो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में संविधान में आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप सोचेंगे 11 मूल कर्तव्य बताएं, तो हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, उसको आप लोगों को एक बार देख लेना है। हाँ, जब मैं मूल कर्तव्य टॉपिक स्पेशली पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा और डिटेल में बताऊँगा। चलो बढ़ते हैं अगला। भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। अब देख लीजिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, तो भैया किस समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश की गई थी, भैया बलवंत राय मेहता। अब भैया बलवंत राय मेहता, अब पहला नंबर थे भैया, पंचायती राज तंत्र लागू कब हुआ, लो 2 तरीके से, एक संवैधानिक दर्जा मिला, एक लागू किया गया। तो पहली बार लागू किया गया 1959 में। कहाँ पे लागू किया गया, तो नागौर में। नागौर कहाँ पे है, नागौर है भैया आपका राजस्थान में। कहाँ पे है, तो राजस्थान में आपका नागौर है। 1959 में यहाँ पे लागू किया। उसका सेकेंड पे आया था आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। उसके बाद चलो अब भैया बलवंत राय मेहता समिति जी तो आ गई है। अब बताइए बलवंत राय मेहता समिति ये कब आई थी भैया, ये आई थी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश आई थी 1957 में और 1959 में इसको लागू किया गया था नागौर में। अब भैया इतना हो गया लागू करने न कराने की। भैया ये पंचायती राज जो है बहुत राजीव गांधी इसको संवैधानिक दर्जा देना चाहते थे। अशोक मेहता समिति बनी थी, उसके बाद 2 स्तरीय लागू करना चाहती थी। उसके बाद सिंधु समिति एक बनी थी। तो ये समितियां जो थी, इन समितियों की लगातार सिफारिशों के बाद फिर अंतोगत तो हमारे संविधान में एक बेहतरीन तरीके का संशोधन किया गया, जिसे हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन। अब 73वां संविधान संशोधन एक और है, वो कौन सा है, वो है 74वां, उसको भी बताएंगे। पहले 73वां देख लेते हैं। 73वां में किया क्या गया है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भैया एक किया गया कि पंचायती राज को क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आर्टिकल 40 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें कहा गया कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को लागू किया जाएगा। तो भैया विकेंद्रीकरण करने के लिए वो किस में था, DPSP में था। तो कभी राज्य उसको लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन जब संविधान संशोधन कर दिया गया तो उसको सभी राज्यों के ऊपर लगभग बाध्यकारी हो गया। कुछ जगहों पे छूट थोड़ा सा दी गई है, उसके लिए अलग प्रावधान है, तो उसको हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर एक आता है 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको दिया गया, तो भैया 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका नगर पालिका आता है ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन लोगों को भैया संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी त्रिस्तरीय ही है। तो आपका कौन सा 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायती राज को और आपके नगर पालिका परिषद को, इन सब की स्थापना की गई और संवैधानिक दर्जा के तहत। ठीक है। अब भैया इसमें टोटल विषय कितने, इसमें 18 हैं और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें भैया इसमें हैं 29। ठीक है, 29 विषय हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ले भैया इसको कौन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भैया, कौन से 1953 में गठित हुई थी, तो सॉरी, तो भैया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे,
तो न्यायमूर्ति फजल अली। तो न्यायमूर्ति फजल अली भाषा तो पहले आयोग फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो भैया इसमें बात क्या की गई थी, बात ये हुई कि भारत आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। अब भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं भारत में। तो फजल अली साहब ने क्या किया कि यहाँ पे पुनर्गठन की बात हुई तो इन्होंने कहा भैया भारत का पुनर्गठन तो होना चाहिए। अब पुनर्गठन किस आधार पे होना चाहिए, तो पुनर्गठन का आधार तो प्रशासनिक ही ज़्यादा बेटर होता है, प्रशासनिक आधार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कई भाषा भाषी लोग रहते थे, तो भाषा भाषी लोगों के द्वारा क्या किया गया, कहा गया नहीं भैया हमको तो हमारे भाषा के अनुसार अलग राज्य चाहिए था। ऐसे तो भारत में बहुत सारे राज्य बन जाते। तो भैया बहुत ज़्यादा आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश को वहाँ पे पोट्टी श्री रामुलु जी का निधन हो गया। आंदोलन कर रहे थे अपने अलग राज्य के लिए। तो बाद में फिर क्या हुआ, मद्रास से कट के एक अलग राज्य बना जो हुआ आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद फिर रामुलु जी की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश तो बन गया, लेकिन उसके बाद फिर कई राज्यों ने और अपना अपना आवाज़ उठानी शुरू कर दी, भैया हमको भी चाहिए अलग राज्य। तो अलग राज्य उनको भी चाहिए, तो उसके लिए फिर अलग अलग समितियां बनी। फजल अली के बाद एक समिति और बनी, उसके बाद लास्ट में PVK समिति बनी, जिसके PVK जो समिति बनी उन्होंने कहा कि देखो भैया अलग राज्य तो बनेगा, लेकिन वो भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनेगा। तो भैया फिर प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए भाषा पुनर्गठन आयोग लाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। तो उसने फिर 1956 के अकॉर्डिंग फिर हमारे देश में कई राज्य बने। उसके बाद फाइनली 1956 में हमारे 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब हमारे यहाँ बन गए, उसके बाद आज परिवर्तित होकर कितना हो चुका है, तो हो गया भैया 28 और 8। तो भैया जम्मू कश्मीर को पहले राज्य था, अब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हालांकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसे काम करने चाहिए सरकार को जिससे देश में शांति बनी रहे, देश की एकता को बल मिले। फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो था वो हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। आप लोगों को लग रहा होगा सर तो कुछ बता रहे हैं काम की चीज़, लेकिन कुछ घुमा दे रहे हैं, कहानी क्यों बता रहे हैं। भैया कहानी इसलिए बता रहे हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। हम डायरेक्ट बता देंगे। 1953 में फजल अली आयोग अध्यक्ष थे भाषा पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो आप लोगों को हो सकता है भूल जाए, लेकिन कहानी से आप लोगों को थोड़ा याद रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे भी हम थोड़ी सी कहानी जरूर बताएंगे। तो राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो भैया क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। अब ऐसा भैया कैसे हो सकता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऐसा कभी हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो पहला नंबर जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं भैया, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर शेयर ना किए हो तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। आखिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो भैया इसके अध्यक्ष, इस राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो भैया हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे, जब पहली बार कौन सा एकमात्र मुख्य न्यायाधीश अभी तक राष्ट्रपति बना है, और भैया कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। सही बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा भावनाओं में बह के बातें कर दी। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी नहीं थे, तो कौन थे भैया, इसके अध्यक्ष थे हिदायतुल्लाह। सॉरी, राष्ट्रपति कौन बने थे, तो भैया बने थे हिदायतुल्लाह। कौन थे, हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जी क्यों बने थे, अब देखिए बहुत बढ़िया बात है। BV गिरी जी उस समय थे उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद जब खाली हुआ तो ये हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव होना था। तो कांग्रेस में थोड़ा सा पड़ गई फूट, कांग्रेस में फूट पड़ गई। तो इंदिरा जी ने कहा BV जी से कि भैया गिरी जी आप एक काम कीजिए, आप उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए। लेकिन उपराष्ट्रपति के जब राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत थे तो उन्होंने कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, आप रिज़ाइन कर दीजिए, आप रिज़ाइन कर दीजिए, उसके बाद आप लड़ जाइए राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उनको कहा गया। तो उनको थोड़ा डर था, उसमें नहीं जाना है। तो भैया उस समय जब वो
चले गए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से। तो फिर वहाँ पे कौन संभाला था? हिदायतुल्लाह जी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस पद को संभाला था। और भैया अगर ये भी उस समय किसी अस्वस्थता के कारण ना मौजूद रहें तो वहाँ पे एक पैनल काम करती है जो सुप्रीम कोर्ट और के देख रेख में और संसद के देख रेख में बनाई जाएगी, जो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है भैया, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो भैया ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया 21 का के तहत, 21 के तहत माना गया। अब ये तो हो गया भैया माना गया, लेकिन ये पहले क्या यही था? जी ने 21 से लिखा हुआ है, पहले क्या था? पहले DPSP में आर्टिकल 45 के तहत था। तो आर्टिकल 45 के बाद में संशोधन किया गया, संशोधन करके कहाँ पे लाया गया था? 21 का को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत DPSP में क्या होता है? राज्य कोशिश करेगा, लेकिन जब आप फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं तो राज्य भी ये कोशिश नहीं करता, राज्य को करना ही पड़ता है। तो 21 का क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है भैया? मूल अधिकार है यहाँ से 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। 36 से 51 तक आपका क्या है? 36 से 51 तक आपका पड़ जाएगा क्या भैया? आपको पड़ जाएगा DPSP मूल निदेशक तत्व। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? भैया उपाध्यक्ष को देता है। इसमें बहुत ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को अपना लोकसभा अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देगा? तो अध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र। तो ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में आप लोगों को पता है, जब संसद चलती है तो उसकी एक कार्यवाही के लिए क्या किया जाता है? तो अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। साधारणतः बहुमत दल में से एक अध्यक्ष बनता है, वहीं पे एक उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। उसके अलावा भैया ये तो लोकसभा अध्यक्ष की बात हो गई, तो राज्यसभा में कौन अध्यक्षता करता है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उन्हें हटाया कैसे जाता है? राष्ट्रपति हटा सकता है? जी नहीं भैया, उनको राष्ट्रपति नियुक्ति तो दे देता है, लेकिन हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि उनको संसद के द्वारा हटाया जाता है, वो भी किसके? विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत आपने पढ़ा है, 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। अगर वो भी किस आधार पर? किसी कदाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तभी उनको हटाया जा सकता है। अतएव वो स्वतंत्रतापूर्वक काम करने के लिए चुने जाते हैं। और चुने क्या जाते हैं? उनके पास पावर होती है, उनके पास कैपेसिटी होती है। नेता की तरह थोड़ी होते हैं कि जाते हैं भैया 5 साल शासन करना है, 1 महीने वोट मांग लिया, गोड़ों पे गिर के। आप लोग भी द्रवित हो जाते हैं। वोट आने वाला है भैया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर वोट दीजिएगा, भावनाओं में बह के वोट मत दीजिएगा ना, पूर्वाग्रह से वोट दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये तो वोटिंग राइट के बारे में हम ही और आप मिल के चेंज ला सकते हैं, और अगर पूर्वाग्रह से पूर्ण वोटिंग करेंगे तो चेंज तो घंटा नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो हम लोगों को क्या करना है भैया? हम लोगों को करना ये है कि वोट अपना संभाल के देना। हाँ भैया, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। तो भैया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाया उनको संसद के द्वारा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद बता नहीं रहे हैं, तो बताएंगे भैया, जब स्पेशल इसके बारे में पढ़ेंगे तो स्पेशल बताएंगे। अभी इसको ऐसे चलने दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? अभी भैया हमने बताया था किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसको किसके द्वारा किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में किया गया था गठन। तो भैया 73 संशोधन 1992 का गठन किया गया था। तो ये हो गया संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया गया। इसे भैया गांधी बाबा का ये सपना कहते हैं, लोग पूरा कर रहे थे। तो गांधी बाबा का थोड़ा सा सपना पूरा हो गया। तो फिलहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए यार, इतने में काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मनोबल डाउन हो रहा है। तो आप लोग हमारी भावनाओं को समझें, हम आपकी भावनाओं को समझेंगे। हाँ, जो मिस्टेक हुई होगी छोटी मोटी, उसको ज़रा सा कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम उसको
इसको अगले वीडियो में सुधार लेंगे। भैया इंसान है तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है। तो आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।